हेलो। तो यहाँ पे हम लोगों का जो ऑसिलेशंस और वेव्स वाला चैप्टर सेक्शन चल रहा था, उसमें हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन तक पढ़ा, फोर्स्ड ऑसिलेशन। और फोर्स्ड ऑसिलेशन वहाँ पर अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पे डैम्पिंग नहीं है। तो यहाँ पे तुम्ही लोगों में से एक बच्चे ने जो है क्वेश्चन ये पूछा है कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम भी करवाएंगे और मैंने यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि तुम लिख पाओ। यहाँ पे इसने जैसे पूछा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए मास m attached to a spring of constant k in the presence of external force and a damping force। तो ये जो है ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये, और ये एक नंबर का क्वेश्चन है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में जो है आपको एक नंबर का ही आंसर लिखना होता है, लेकिन एक नंबर के आंसर लिखने का मतलब ये नहीं है कि हमने जो है सिर्फ इक्वेशन लिख दिया। हम अभी बता रहे हैं आपको क्या लिखना है, उसको हम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज हम लोग इसी लड़के ने जो क्वेश्चन पूछा, थैंक्स टू हिम, कि हम लोग जो है इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और इसने क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड पूछ दिया है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स है। रेजिस्टिव फोर्स ये हमने पहले भी बताया, ये हमेशा जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब रेजिस्टिव फोर्स है और रेजिस्टिव फोर्स के साथ देयर इज ए पीरियोडिक फोर्स, ठीक है, जो कि हम लोग पिछले सेक्शन में देखे थे। पीरियोडिक फोर्स में क्या होता है, एक रेजोनेंसी कंडीशन आती है। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस कि तुम्हारा जो ये इक्वेशन है या तुम्हारा जो ये क्वेश्चन का आंसर है, सिंपली इस क्वेश्चन का जो आंसर है अगर हम उसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। इन केस वी हैव ए सिस्टम where there is a mass m attached to a spring of constant k, and there are resistive forces। जो तुम्हारा ऊपर दिया हुआ रेजिस्टिव फोर्स एफ डी, डैम्पिंग फोर्स तुम्हारा दिया हुआ डी, इन्होंने जो है सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा है, रेजिस्टिव फोर्स या डैम्पिंग फोर्स है। एंड ए पीरियोडिक फोर्स, पीरियोडिक हालांकि यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, तो ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा इक्वेशन होता है वो ये होता है। अब तुम्हारा आंसर जो है तुम कैसे लिखोगे, ये हम ग्रीन से लिख रहे हैं। तुम ये इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखोगे m जो है इज या द इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी को लेके कॉपी मत कर देना, समझ लो कैसे लिखना है। ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तुम टर्म्स का मत, क्योंकि यहाँ पे के क्या है दिया हुआ है, एफ टी दिया हुआ है। तुम ओमेगा, अगर तुम ओमेगा टी यहाँ से ओमिट कर सकते हो, एफ टी ही लिखना तुम, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में एफ टी दिया हुआ है। बी की जगह तुम गामा लिख देना, और वी जो है वेलोसिटी है। तो यहाँ पे तुम टर्म्स को एक्सप्रेस कर देना कि के एक्स जो है ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद जो टर्म है माइनस डी एक्स बाई डी टी इंटू बी या गामा, दैट इज द डैम्पिंग फोर्स, और उसके बाद जो एफ टी है दैट इज द पीरियोडिक फोर्स। तो ये तुम्हारे इस एक नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको जो है डिराइव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है एक नंबर में, कि पूरा रिजल्ट क्या होता है, लड़के वही लिख देते हैं, कॉपी भरते जाते हैं, ठीक है। यू हैव बीन आस्क्ड ओनली टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कृपया आप इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिखे, क्योंकि अब तुम जो है इसके आगे इसको डिराइव करके अभी जो हम थ्योरी बताने वाले हो पूरा लिख दोगे, समय का वेस्टेज होगा, तुम और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सो जितना पूछा जाए, जितना नंबर का क्वेश्चन हो उतना ही लिखे, उससे ज्यादा मत लिखे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा हम चेंज करके जो है, मतलब थोड़ा इधर उधर करके एक सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। अब ये हमारा थ्योरी है, ठीक है, इसको हम ब्लू से लिख रहे हैं।
ग्रीन वाला जो है ये तुम्हारा, काला से लेकर के ग्रीन, ये तुम्हारा आंसर है। हम इसको लिख रहे हैं ब्लू से, पूरा मत लिख देना, पूरी कॉपी मत भर देना। द इक्वेशन अबव कैन बी रिटन एज, थोड़ा इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं इधर उधर टर्म्स को करके। तो ये जो है, मैंने कहने का सेंस ये है कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे जो हम लोगों ने पहले किए थे कि k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर रखे। ये जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने काफी सारा डिस्कशन किया था। वी पुट या वी यूज दिस सब्स्टिट्यूशन, तो कुछ भी लिख सकते हो। k बाई एम इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। b बाई एम जो है इसको हम लोग गामा लिखते हैं। ठीक है, b बाई एम इसको हम गामा लिखते हैं। दिस इज द डैम्पिंग फैक्टर, दिस इज द डैम्पिंग फैक्टर। ये हमने सब्स्टिट्यूशंस अगर करें, इसमें सब्स्टिट्यूशंस के बाद जो है ये हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार का दिखता है। और ये सिचुएशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हारा एक और टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तुमको जिसमें गैल्वानोमीटर के बारे में डिस्कशन है। तो दिस इज द इक्वेशन दैट यू आर ऑब्टेनिंग। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा डैम्पिंग फोर्स भी है, तुम्हारा पीरियोडिक फोर्स भी है। अब हमको देखना है कि सिस्टम कैसे ऑसिलेट करता है, कैसे मोशन करता है। यही जो है तुम्हारे इस टॉपिक का सल्यूशन है, या इस टॉपिक में हमको यही पढ़ना है। तो स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट की बात हम लोगों ने, डेफिनेशन जो है हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, नाउ अब ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का एक तरीका जो है ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मेथड है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मेथड में जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज को यूज करते हैं। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले, अगर नहीं पढ़ा है तो बताना, इसको भी हम बता देंगे। तो इसमें जो है व्हाट वी यूज इज द मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, हमने कई बार डिस्कस किया है इन वेव्स एंड ऑसिलेशन। टू सॉल्व दिस and to study the motion, we use the complex form of equation या complex form of equation। अजीब सा लग रहा है, तो हम लोग जो है यहाँ पर complex form यूज करते हैं। complex notation से हम लोग काम करते हैं। complex notation में काम करने पर यहाँ पे हमारा जो हमारा इक्वेशन का फॉर्म होता है, दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे d2x था, x को जो है ये z से रिप्लेस किया गया है। z इज नथिंग बट z इज e टू द पावर i ओमेगा t। हमने पहले भी बताया कई सारे बुक्स में i को j लिखते हैं, तुम भी j लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी पार्ट है। z इज इक्वल टू e टू द पावर i ओमेगा t। x को जो है हम रिप्लेस कर रहे हैं z से। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो यदि हम ये काम कर रहे हैं तो इसके आगे कैसे होगा, इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, वी एज्यूम ए सॉल्यूशन। हम लोग एक सॉल्यूशन लेके चलते हैं जिसको बोला जाता है ट्रायल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का ये एक तरीका होता है, वी मेक यूज ऑफ द ट्रायल सॉल्यूशन। तो ट्रायल सॉल्यूशन जो है हमें कंसिडर करते हैं। ट्रायल सॉल्यूशन हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये हमारा ट्रायल सॉल्यूशन। मैंने हम इसको ट्राई करके देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सॉल्यूशन जो है, या ये जो z है, is it explaining or is it describing the motion of the oscillating particle properly or not। ठीक है, तो हमने ये जो है ट्रायल सॉल्यूशन इसमें लिया। जो हमारा x है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। In the complex method, we assume that the quantity x is the real part of the complex quantity
जेड, जेड का जो है ये रियल पार्ट माने कोसाइन वाला पार्ट है, साइन इमेजिनरी पार्ट है। कोसाइन और साइन के बीच में क्या रिलेशन है, साइन इमेजिनरी और रियल के बीच में क्या रिलेशन है, ये कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है इस पर। सो आई होप यू रिमेंबर दोज डिस्कशंस, यू हैव अंडरस्टूड दोज कंसेप्ट। तो यहां पे जो है पहले समझ लो थोड़ा सा, हम लोगों ने एक इक्वेशन लिया है z के लिए, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अनडैम्प्ड सिचुएशन, क्योंकि ये डैम्पिंग हो रही है इसमें। अनडैम्प्ड वाले सिचुएशन से इसका जो फिजिक्स है वो अलग है। तो यहाँ पे जो है तुम अगर अपने सोल्यूशन को देखो, ट्रायल सोल्यूशन को, z है, a एक नंबर है, एम्पलीट्यूड है, i इमेजिनरी नंबर है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, वो जो फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है। हमने शुरू में ही तुमको कई बार बताया कि वेव्स इज ऑल ऑसिलेशन या वेव्स का जो स्टडी होता है इट इज ऑल अबाउट द फेज। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने इनिशियल फेज एक लिया है एंड दिस इज माइनस डेल्टा। पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वी हैव टेकन ए पर्टिकुलर फेज, और इसी फेज के टर्म्स में जो ये डेल्टा है हम सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन फिजिकली इसका मतलब क्या है, डेल्टा जो है इट इज ए पॉजिटिव फेज एंगल। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है, हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं, बेसिक एकदम लेक्चर्स में देख चुके हैं कि फेज जो है इट इज ए क्वांटिटी दैट टेल्स यू द पोजीशन और द मोशन, position and the motion of the oscillating particle relative to the mean position. It is all about phase. Phasors is all about phase. तो यहाँ पे जो तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, this driving force is such that it is leading, that it is ahead of the displacement. ये डिस्प्लेसमेंट के पहले है, ये उसको लीड कर रहा है। फेज लीड फेज लैग हम लोग पढ़ चुके। द क्वांटिटी डेल्टा, let me insert this delta. Delta is the phase and it signifies that the force or the driving force, more accurately, driving force is leading the displacement. माने ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के पहले चल रहा है, आगे आगे चल रहा है। क्या डिटेल से मतलब होता है हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमने सोल्यूशन लिया z इज इक्वल टू a e टू द पावर i ओमेगा t माइनस डेल्टा। इसको अब पुराने ऊपर वाले इक्वेशन में रख दो। ऊपर वाले इक्वेशन में रख देने का मतलब है हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग जो है इसका फर्स्ट और सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो इसको रखोगे तो क्या आएगा, लेट अस सी। पुटिंग दिस सोल्यूशन, पुटिंग द सोल्यूशन, हम यहाँ पे इक्वेशंस में नंबर नहीं दे रहे, हम सीधे जो है क्योंकि स्नैप लेना है हमें, हम यहीं से जो है इसको ले रहे हैं पुटिंग, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। कई बार होता है ढेर सारे इक्वेशन रहते हैं, 1 2 3 4 5 करते करते सब 3 5 हो जाता है। पुटिंग द सोल्यूशन इन द इक्वेशन, तो ऊपर वाले इक्वेशन में जो है यही प्रोसीड्यूर होता है डिफरेंशियल। इससे पहले जो भी हम लोगों ने देखा है यही प्रोसीड्यूर होता है। इसके बाद हम लोग फिजिकल सिचुएशन को जो है चेक करते। तो ये हमने यहाँ पे रखा। तो जब हम ये रखेंगे इसको, सॉल्विंग फॉर द टाइम डेरिवेटिव, सॉल्विंग फॉर द टाइम डेरिवेटिव वी गेट, टाइम डेरिवेटिव जब तुम सॉल्व करोगे माने d2x अपॉन dt स्क्वायर और dy बाई dx, सॉल्व करने के बाद जो है तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन मिलेगा। तुम्हें जो है कुछ इस प्रकार का एक फॉर्मूलेशन मिलेगा। ये तुम लोग खुद कॉपी पे करके जो है देख सकते हो, बहुत कठिन कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन आता है बीएससी पार्ट 2 के लड़के, ठीक है।
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने अपने हिसाब से लिखते हैं ताकि हमको जो है एनालिसिस करने में आसानी हो। तो हमारा ये जो इक्वेशन है, जब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो हमको जो फॉर्म मिलेगा दैट फॉर्म इज दिस। तो यहाँ पे फिर से देखो, ये जो है तुम्हारा जाना पहचाना चीज है। वी गेट ए क्वांटिटी, हमको यहाँ पे एक क्वांटिटी मिल रहा है व्हिच इज द डिफरेंस ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी and the frequency of the driving force तो ये जो है ड्राइविंग फोर्स और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस है। अब क्या करते हैं आगे जो है इसी डिफरेंस को हम लोग एक्सप्लॉयट करते हैं। एक्सप्लॉयट करने का मतलब है हम लोग जो है इसको यूज करते हैं टू गेट द फिजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है दिस इज एक्चुअली ए ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट। ये एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को बता रहा है। इसमें क्या क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो तुम्हारा फोर्स है ए है, एम्पलीट्यूड आई है, जानते हो क्या होता है, गामा जो है वो क्या है, डैम्पिंग फैक्टर है, ओमेगा जो है ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। यू हैव एफ नॉट बाई एम, फोर्स बाई मास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ध्यान दो, राइट हैंड साइड में फोर्स बाई मास है, दैट इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के साथ एक एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी जुड़ा हुआ है डेल्टा। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन कि ये जो पार्टिकल के ऊपर लगने वाला ड्राइविंग फोर्स है और उसके एक्सेलरेशन के बीच में फेज रिलेशन को शो कर रहा है। ध्यान से अगर देखो, हर चीज जो है तुम्हारा बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। फ्रॉम द इक्वेशन वी सी दैट there is a relation of phase between the acceleration, हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रहे हैं RHS, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में देखो, फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन, और उसके साथ एक एक्सपोनेंशियल, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है e टू द पावर i ओमेगा, एक्सेलरेशन एंड द अप्लाइड फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। तो यहाँ पे इससे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन होता है, जिधर फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा, उल्टा होगा तो डी एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे जो है एक फेज रिलेशन है, माने फोर्स जब मैक्सिमम होगा तब जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन भी उसके सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो। देयर मे बी ए डिफरेंस, फेज डिफरेंस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वेशन, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ए ज्योमेट्रिकल इक्वेशन। ज्योमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि ये फेज रिलेशंस को शो कर रहा है, फेजर डायग्राम को शो कर रहा है। द इक्वेशन इज ए ज्योमेट्रिकल इक्वेशन। द इक्वेशन इज ए ज्योमेट्रिकल इक्वेशन। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास समझो पहले इसको, इफ यू हैव अ वेक्टर जिसका जो लेंथ है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए है, इफ इट इज अ वेक्टर, उसका लेंथ इतना है, और इसके परपेंडिकुलर जो है देयर इज अनदर वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है दैट इज द आई ओमेगा ए वेक्टर, सॉरी गामा ओमेगा ए वेक्टर। मैंने वेक्टर है, उसका लेंथ है गामा टाइम्स ओमेगा टाइम्स ए। राइट हैंड साइड में क्या है, फोर्स बाय मास है व्हिच इज एक्सेलरेशन, और जिसका इंक्लिनेशन जो है रियल एक्सिस पे वो क्या है, वो डेल्टा है। ठीक है, ध्यान से समझो।
तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का लेंथ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए है, दूसरा जो है उसके परपेंडिकुलर है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, उसका लेंथ कितना है ओमेगा गामा ए, and the acceleration is making an angle delta with the real axis. This is the geometrical interpretation of this equation. फिर से हम बता रहे हैं, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है वो एक नंबर का क्वेश्चन, वो हमने आंसर लिख दिया, अभी पूरा मत लिख देना, तुम लोगों का कोई ठीक नहीं है। तो इक्वेशन जो है, तो ये जो है हमारा क्या बता रहा है कि देयर आर टू ऑपरेशंस दैट आर ब्रिंगिंग यू टू द सेम पॉइंट and these vectors they are forming a triangle. Triangle law of addition पढ़े हो कि नहीं, वेक्टर्स का पढ़े हो तो ये वही है, this is what it is describing। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन हम डायग्राम दे रहे हैं, the geometrical interpretation is that we have a vector whose length is omega naught square minus omega square into a, whose length is and perpendicular to this vector is another vector whose length is, इसका जो लेंथ है वो क्या है, गामा ओमेगा टाइम्स से, आई गामा ओमेगा टाइम्स से मत लिखना, आई जो है ये इमेजिनरी फैक्टर है, हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जो स्केलर होता है। आई का क्या सिग्निफिकेंस है ये पढ़ चुके हो, रोटेशन को बताता है। तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच में जहां पर आई का रिलेशन है, दिस मींस दे आर आउट ऑफ फेज, ये साइन कॉस की तरह है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह है। These vectors are like x and y axis, साइन और कोसाइन की तरह है, ये आउट ऑफ फेज। तो जब मैग्नीट्यूड लिख रहे हो उस समय जो है आई मत लिख डालना। तो ये दो हमारे वेक्टर्स, ठीक है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें तो रफली जो है तुम्हारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, एक मिनट। तो तुम्हारा डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार का है, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वेक्टर है जिसका लेंथ जो है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है आई ओमेगा ए, दोनों के बीच में 90 डिग्री का रोटेशन है, जिसके कारण प्लस आई है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लस आई जो है ये रोटेशन को दिखाता है बिटवीन टू क्वांटिटीज दैट आर आउट ऑफ फेज, ठीक है। अब इसमें जो एक्सेलरेशन है, नाउ द एक्सेलरेशन व्हिच इज एफ नॉट बाई एम, एक्सेलरेशन एफ नॉट, ये सबस्क्रिप्ट है, हम यहाँ पे सिंपली लिख रहे हैं इसको, एफ नॉट बाई एम is making an angle delta, is making an angle delta with the x axis, ये x axis के साथ डेल्टा एंगल बना रहा है। ये सिंपल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x एक्सिस है, y एक्सिस है, और जो ये तुम्हारा वेक्टर है विच इज एक्सेलरेशन,
इट इज मेकिंग एंगल डेल्टा विद द एक्स एक्सिस। ये सिचुएशन है तुम्हारा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, लेट अस अंडरस्टैंड द फिजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजिकल कंडीशन हमको समझने की जरूरत है। तो ये जो है, तो यहीं पे तुम डायग्राम से देखो, डायग्राम में ही दिख रहा है, ये जो है एक ट्राइंगल बना रहे हैं। द थ्री क्वांटिटीज, हम यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस एंड द एक्सेलरेशन आर फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। अब तुम थोड़ा सा याद कर लो, जो 12 में तुमने पढ़ा होगा ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ एक होता है, क्या होता है वो तुमको पता होना चाहिए अच्छे से। तो ये जो है, दिस इज फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल लॉ क्या बताता है? ट्राइंगल लॉ बताता है कि जो दोनों साइड्स है, दोनों जो लेंथ है और जो रिजल्टेंट है, ये इन दोनों के बीच में होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो यूजिंग दिस ट्राइंगल लॉ, ये जो ट्राइंगल लॉ का प्रिंसिपल है, यूजिंग दिस वी कैन राइट, यूजिंग द ट्राइंगल लॉ वी कैन राइट, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं? ट्राइंगल लॉ हमने यूज किया है। तो ये कॉस डेल्टा क्या है? सिंपल सी बात है भाई, एक्सेलरेशन है तुम्हारा एफ नॉट बाई एम, समझ लो इसको। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? कॉस होगा, कोसाइन होगा। अगर डेल्टा एंगल है तो ए कॉस थीटा होता है, वी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे एंगल डेल्टा है तो कॉस डेल्टा हो गया। कॉस डेल्टा किसके बराबर है? कॉस डेल्टा जो है, जो प्रोजेक्शन है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके बराबर है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और साइन डेल्टा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा? गामा ओमेगा ए हो जाएगा। सिंपली हम लोग जो है वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर। ये एक्सेलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन डेल्टा। ठीक है, प्रोजेक्शन सही। तो यहां से अगर हमको ए निकाल, यहाँ पे हमारा जो हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था? वी वांट टू सी हाउ द एम्पलीट्यूड इज वेरिंग, ये एम्पलीट्यूड कैसे वेरी हो रहा है। तो जब हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स है, दो कंपोनेंट्स हमको मिल गए, राइट एंगल ट्राइंगल ये बना रहा है, तो वी कैन फाइंड आउट द क्वांटिटी ए ओमेगा। हम निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट, वेक्टर का रिजल्टेंट जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। द रिजल्टेंट, दो ट्राइंगल लॉ कहता ही यही है कि अगर दो वेक्टर्स एक्स वाई एक्सिस में है तो उनका थर्ड साइड जो है ट्राइंगल का, वो रिजल्टेंट होता है। द रिजल्टेंट इज, ये जो है तुम्हारा रिजल्टेंट है, ये क्या बता रहा है? इट इज डिस्क्राइबिंग ए, जो देखो हमने सोल्यूशन लिया था z इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस डेल अल्फा। ये जो है इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड का वेरिएशन दिखा रहा है एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट है। एफ नॉट कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट रूट अंडर के बाई एम होता है वो कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है। The only thing which is varying is the frequency of the driving force. So this equation describes the amplitude of the driving force, or sorry, amplitude of the particle as a function of the frequency of the driving force, ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स के रिस्पेक्ट में जो है, ये ड्राइविंग फोर्स का फंक्शन है ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड।
तो हम यहाँ से tan भी निकाल सकते हैं, साइन बाई कॉस करके tan निकाल सकते हैं। यहाँ पे a कैसे निकाला गया, तो दो, एक साइन है कोसाइन है, स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये ओमेगा आ जाएगा। इतना सा मैथमेटिक्स तुम लोग कर सकते हैं। दोनों को भाग लगा देंगे तो ये tan डेल्टा आएगा। ये तो मैथमेटिक्स हो गया। ये tan डेल्टा क्या बता रहा है, ये जो है इस फेज एंगल को बता रहा है। तो ये फेज एंगल किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, अगेन इट इज चेंजिंग विथ ओमेगा, क्योंकि गामा और ओमेगा नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स मेथड। एक और भी तरीका होता है इसको पाने का, जो कि कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं होता है, और उसमें जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज द टेक्सास टावर। इसको, ये डायरेक्टली तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, हम बता देंगे इसको। तो अब जो है यहाँ पर जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है और जो फेज एंगल है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, these both of these quantities, मैंने जो तुम्हारा पार्टिकल का ऑसिलेशन जो हो रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। और जो फेज एंगल है वो भी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब जो है इसका वेरिएशन हमको देखना है। वेरिएशन हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं पहले समझो इसको। अगर ओमेगा 0 हो जाए, मान लो जो तुम्हारा जो ड्राइविंग फोर्स है, उस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0, ओमेगा जो है इट इज 0, क्या हो जाएगा, तो ए ओमेगा वाले एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर में गामा ओमेगा है वो खत्म, नीचे बचेगा ओमेगा, ओमेगा नॉट बचेगा नीचे। ओमेगा नॉट इज रूट अंडर के बाई एम, एम एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एफ नॉट बाई के। tan डेल्टा में यदि आए, tan डेल्टा इज 0, tan डेल्टा इज 0, ओमेगा 0 हो गया। तो ये जो फेज लैग है, इट हैज ए कंटिन्यूअस वेरिएशन फ्रॉम ओमेगा इक्वल टू 0, और एक हम लिमिट ले अगर ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये जो है ये इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो इंपॉर्टेंट फिजिकल इंफॉर्मेशन है वो ये है, द tan डेल्टा term varies continuously from 0 degree to 180 degree, and most important, it passes through omega naught, which is the natural frequency, जो कि रेजोनेंस की कंडीशन होती है। It passes through omega naught at 90 डिग्री। जब यहाँ पे ओमेगा नॉट बराबर ओमेगा हो जाएगा तो tan डेल्टा जो है ये इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी मीन्स इट इज 90 डिग्री, tan 90 इंफिनिटी होता है। ठीक है, दिस इज द वेरिएशन दैट इज ऑकरिंग। तो यहाँ पे जो है इट इज क्वाइट एविडेंट कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जो यहाँ पे होगा पार्टिकल का, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा at a particular frequency of the driving force, it is always less than the natural frequency। मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर होता तो उससे जो है इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैंने मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड है, इट इज लेस। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ओमेगा एम एंड ओमेगा नॉट, they are not very different at a particular frequency, at a particular frequency omega m, the amplitude is less than the situation where there was natural frequency only। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जहां पर है ओमेगा नॉट,
उससे ये जो एम्पलीट्यूड है इट इज लेस, क्योंकि इसका एक कारण ये है कि यहाँ पे डैम्पिंग मौजूद है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन दैट इज ऑकरिंग इन ए डैम्प्ड ऑसिलेटर। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कोर्स या तुम्हारे एग्जाम का सिलेबस ये नहीं है। एंड देन वी विल डिस्कस द क्वालिटी फैक्टर, इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट टॉपिक इज द वेव्स। ये हम लोग ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज वेव्स, हाउ वेव्स अराइज। वेव्स के बारे में जानना है हमें, वेलोसिटी क्या होती है, क्या होता है बेसिकली वेव। तो इसको जो है हम लोग